नमस्कार दोस्तों, मैं कांति जैन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एनजे पार्टनर मुलुंड ब्रांच से, और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है? पहले जब हम धन संचय करते थे या जो धन संपत्ति जो बनाते थे, तो उसे हमारे जो दादा परदादा जो थे उसको ज़मीन में गाड़ देते थे। मगर जैसे जैसे वक्त चेंज होते गया, वैसे वैसे संसाधन बढ़ते गए और लोगों का रुझान जो है वो संचय के लिए काफ़ी कुछ अलग अलग तरीक़ों से होने लगा। जैसे बैंक में एफडी होने लगी, या फिर बाद में जैसे और भी जैसे रियल इस्टेट में है, इस तरह से सबका इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए हमें म्यूचुअल फंड क्यों चुनना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक अगले स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। देखिए कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक तरह से एक अपने संपत्ति बनाने का एक प्रोडक्ट है। जिस तरह से हम सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक संपत्ति बन जाती है, या हम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल इस्टेट में संपत्ति बन जाती है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड जो है वो शेयर मार्केट के अधीन है। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाना रहता है, वो पैसा लगाने का जो तरीका है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है। तो उसमें कैसे रहता है कि फंड मैनेजर जो है उसको फंड से मैनेज करता है। जैसे एएमसी होती है, एएमसी फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर जो है पैसे इकट्ठा करता है लोगों से और उसको शेयर मार्केट में लगाता है। अब शेयर मार्केट में डायरेक्ट में भी हम जाके हम हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारा रिसर्च होना जरूरी है, उसमें हमें एनालिसिस करना जरूरी है, जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमारे एक्टिव इनकम से जुड़े रहते हैं। हमारा रोजमर्रा का जो काम रहता है वो हमें करना रहता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो एक तरह से हम कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि फंड मैनेजर जो है म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो लेके कई तरह के फंड से उसे इन्वेस्ट करता है। अब जैसे म्यूचुअल फंड क्यों, तो उसके बारे में जैसे हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिलता है, पहले तो हम जो संपत्ति बनाने के लिए जो फंड हम इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करते हैं, तो निवेश में हमारा जो रहता है उसमें एक ही रहता है कि हमको रिटर्न अच्छे से अच्छा मिले। तो रिटर्न अच्छा मिले इसके लिए कैसे रहता है कि जैसे रियल इस्टेट है, तो रियल इस्टेट पहले पगड़ी सिस्टम था, पगड़ी सिस्टम से ओनरशिप हो गया, ओनरशिप होने के बाद में जैसे रियल इस्टेट में रिटर्न मिलता है, बट कैसे होता है कि उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है हमारा, ताकि हम उस रियल इस्टेट को पाने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है, लोन लेने के लिए हमें इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। इस तरह से हमको संपत्ति खड़ा करने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होती है। उसी तरह से गोल्ड है, गोल्ड को भी हम अगर खरीदते हैं तो उसके लिए भी हमें पैसा एक साथ में देना पड़ता है। उसके अलावा गोल्ड को हमको संभाल के भी रखना पड़ता है, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा जो है डायरेक्ट हमारा शेयर मार्केट में जाता है। अब लोग कहते हैं कि रिस्क है, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, ये बात तो जरूरी है, बट रिस्क किस में नहीं है? सोने का भाव भी अप डाउन होता है, चोरी होने का डर होता है, रियल इस्टेट का भी भाव अप डाउन होता है, उसमें कुछ मेंटेनेंस लगता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट लगता है। जब हम लोन लेते हैं, लोन पे इंटरेस्ट चुकाते हैं, तो वो भी हमारे कॉस्ट में ऐड होता है। तो इस तरह से रिस्क किस में नहीं है। बट म्यूचुअल फंड हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी निवेश हो, जब तक हम लॉन्ग टर्म तक जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हम उसमें निवेश में रिटर्न नहीं पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिटर्न का जो हमारा ये रहता है परसेंटेज वाइज हम देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड में हमको 10 से 15% या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है कि अगर मार्केट काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल रहा और मार्केट अगर अच्छे लेवल पे पहुंचा तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फिक्स डिपॉजिट में अगर हम निवेश करते हैं तो 5 से 7% का इन्वेस्टमेंट मिलता है, रिटर्न मिलता है, जिसमें इंटरेस्ट के थ्रू और एक फिक्स इनकम हो जाती है। उसमें रिस्क कम रहता है, बट कैसे रिटर्न बहुत कम होता है। रिटर्न कभी भी हमारा जो है निवेश में रिटर्न हमारे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर जो है उससे बीट करना चाहिए। अगर महंगाई दर के ऊपर अगर हमको रिटर्न नहीं मिला तो हमारा पैसा जो है वो लॉस में चले जाता है। तो महंगाई दर को बीट करने के लिए एफडी जो है ये कहीं भी सही नहीं। हाँ, रिस्क जरूर कम है और एक फिक्स इनकम आपको आ सकती है, बट निवेश जो है आपका वो आपको रिटर्न उतना नहीं देगा जितना आपको अदर प्रोडक्ट में देगा। गोल्ड में हमको 6 to 8-9% तक भी हमें रिटर्न मिलता है, जो इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। बट गोल्ड में हमको जैसे मैंने बताया कि पैसा भी बहुत सारा लग जाता है और उसको संभालने के लिए हमको कि चोरी ना हो जाए उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर रियल इस्टेट जो है वो भी एक रिटर्न का अच्छा जरिया है, उसमें भी हमसे 8 से 12% तक का रिटर्न मिलता है। बट वो भी कैसे है कि उसमें भी हमको काफ़ी पैसा लग जाता है, उसमें मेंटेनेंस का खर्चा आता है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, टैक्स वगैरह सब आता है, कैपिटल गेन भी लगता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम उस टैक्स के अमाउंट को और आगे पीछे करके अगर हम कैलकुलेशन करें तो सबसे अच्छा जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड में मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स है उसका टैक्स का जो स्लैब भी है अलग से है, जो आपके इनकम टैक्स के स्लैब से कम है।
तो जैसा कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड जो है ये एएमसी के होता है। एएमसी जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो कंपनी जो है फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। और ये एएमसी जो चलती है वो ट्रस्ट बेस पे चलती है। मतलब ट्रस्ट बेस का मतलब क्या होता है, उसमें ट्रस्ट के कानून लागू होते हैं। जो भी प्रॉफिट आती है वो प्रॉफिट सभी लोगों में डिवाइड हो जाता है। इसमें एक एक्सपेंस रेशियो डिसाइड होता है। एक्सपेंस रेशियो को निकालने के बाद में जो पैसा बचता है उसका डिवाइडेशन होता है सबके बीच में, और उस डिवाइडेशन होने के बाद में जो वैल्यू आती है उसको शेयर से डिवाइड करके एनएवी निकालते हैं, जिसके नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जिसमें आप म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक यूनिट्स मिलते हैं। जैसे अगर एनएवी किसी की 10 रुपये है तो 10 रुपये में आप अगर 500 इन्वेस्ट करते हो तो 50 यूनिट आपको मिलता है। उस 50 यूनिट का आगे चलकर जैसे उसकी एनएवी 12 हो जाती है तो 50 पे 12 के हिसाब से आपका वो पैसा रिटर्न आ जाता है। तो इस तरह से एनएवी जो कैलकुलेट होती है वो एनएवी के हिसाब से ही आपका पैसा जो है वो बढ़ते जाता है। जो लॉन्ग टर्म में निवेशित रहते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड का जो तरीका है उसमें फंड मैनेजर जो है काफ़ी एनालिसिस करता है, अच्छी कंपनियों में पैसे लगाता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जाते हैं तो हम एक कंपनी का शेयर ले सकते हैं, 2 कंपनी का शेयर ले सकते हैं। उसकी स्टडी करनी पड़ती है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसका प्रॉफिट का रेशियो क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के ऑर्डर्स कितने हैं, कंपनी क्या कमा रही है, इन फ्यूचर उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, कितना डिविडेंड दिया है। इस सब को एनालिसिस करने के पास में हमारे पास वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो एक्सपर्टीज जो होती है वो फंड मैनेजर में होती है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो बहुत ही बेसिक अगर समझे तो म्यूचुअल फंड जो है एक लंच की थाली की तरह, उसमें आपको हर तरह की सब्जी, हर तरह के आपको टेस्ट के हिसाब से आप उसमें मतलब आपके खाने के लिए उपयोग कर सकते हो। और शेयर मार्केट जो है वो आपका एक कस्टमाइज होता है, जिसमें आप एक सब्जी मंगाते हो या रोटी या पराठा मंगाते हो, इस तरह से आपको रहता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड का जो है रिटर्न, वो रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा रिटर्न होने की वजह से, बट ये रिटर्न लेने के लिए हमको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ही आप पैसा निकाल सकते हो, आज इन्वेस्ट करके आप कल भी पैसा निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो सेबी गाइडलाइन करती है, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को ऑपरेट करती है, जो वही सेबी का गाइडलाइन यहाँ पे रहता है जो इसको कंट्रोल करती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जैसे म्यूचुअल फंड को एक बार हमने समझ लिया, किसी भी प्रोडक्ट में हम जाते हैं तो उसको समझना बहुत जरूरी रहता है। तो हमने म्यूचुअल फंड को समझ लिया कि किस तरह से हमारा फंड जो है एक तरह से इकट्ठा होता है, एक बास्केट में इकट्ठा होता है, फिर बाद में उसको अलग अलग कंपनियों में शेयर ले लेता है। जो फंड मैनेजर जैसे फार्मा के कंपनी में लगा दिया, या इसमें अपना टेक्सटाइल में लगा दिया, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में लगा दिया, या डिफेंस के प्रोडक्ट में लगा दिया, या बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया। इस तरह से वो अपने फंड को जो है डिवाइड कर देता है ताकि हमारा रिटर्न जो है हर सेक्टर से अच्छा आ सके। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है, स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे स्कीम मतलब शेयर मार्केट में जो कंपनियां होती है, आज की तारीख में लगभग 2700 के आसपास कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनियों को डिवाइड किया जाता है। उसमें से पहली जो 100 कंपनियां रहती है जिसका कैपिटल सबसे ज़्यादा रहता है, वो 100 कंपनियों को लार्ज कैप कहा जाता है। उसके बाद में जो 101 से 150 तक जो कंपनियां होती है, मतलब 150 कंपनियां जो होती है उसको मिड कैप कहा जाता है। और तीसरी जो होती है, बाकी जो बची हुई रहती है, उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। जो और उसके आधार पर स्कीम जो है वो एएमसी डिसाइड करती है और उसके हिसाब से वो पैसा उसी में लगाती है। अगर लार्ज कैप की स्कीम है तो लार्ज कैप में पैसा लगेगा, अगर मिड कैप स्कीम है तो मिड कैप में पैसा लगेगा, और स्मॉल कैप स्कीम है तो स्मॉल कैप में पैसा लगेगा। लार्ज कैप जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपनियां रहती है, इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम रहता है, बट रिस्क बहुत थोड़ा सा कम रहता है। और स्मॉल कैप जो है वो छोटी कंपनियां होती है जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्मॉल कंपनियां जो है वो अपना ग्रोथ जो है अच्छे से करती है और उसका रिटर्न भी थोड़ा सा बीच बीच में अच्छा होते रहता है। तो मार्केट जैसे चलता है ऊपर नीचे, उस हिसाब से उसका रिटर्न आपको मिलते रहता है। तो स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है उसमें। तो इसके अलावा जैसे और जो होता है, जैसे अभी समझो कि लार्ज कैप के बाद में लार्ज और मिड कैप है तो उसको उसकी एक स्कीम अलग से आ जाती है। फिर अगर कोई मल्टी एसेट होता है तो मल्टी एसेट के अंदर आपका गोल्ड भी आ जाता है, रियल एस्टेट भी आ जाता है, प्लस आपके लार्ज मिड और स्मॉल कैप की कंपनियां भी आ जाती है। उसको कॉम्बिनेशन को कहते हैं, उसको मल्टी एसेट कहते हैं, मल्टी कैप भी कहते हैं। मल्टी कैप का मतलब तीनों सेक्टर जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के होते हैं। उसके बाद में सेक्टर कंपनियां होती है, फिर बाद में आपके डेट फंड की कंपनियां भी होती है, और एक टैक्स सेविंग के हिसाब से ईएलएस फंड भी होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग स्कीम को हम निवेश करते हैं तो उसमें हमारा
फंड जो है डिवाइड हो जाता है, उसमें हमको रिटर्न जो है अलग से अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों चूज करनी चाहिए? तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो प्रोफेशनली मैनेज होती है। जैसे मैंने आपको बताया, एएमसी जो है वो फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर जो है वो पूरी कंपनी का इंटरनेशनली, नेशनली, क्लाइमेट वाइज, सेक्टर वाइज उसको एनालिसिस करके उसके हिसाब से उसका अपने जो फंड, जो म्यूचुअल फंड में जो जमा होता है फंड, उसको वो डाइवर्ट करते हैं। उसके बाद में जो होता है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसको लगता है कि भाई अभी ये सेक्टर कम भागेगा तो उस सेक्टर से फंड निकाल के दूसरे सेक्टर में डालना, ये सब काम जो होता है म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर मैनेज करता है उस फंड को उसके हिसाब से। और दूसरा है इजी लिक्विडिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म तक हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। उसमें कंपाउंड का जो हमको बेनिफिट है वो आपको 8 से 10 साल के बाद ही मिलता है। तो 8 से 10 साल के पहले नहीं, आप 8 दिन के अंदर के 1 दिन के अंदर भी आप आपका पैसा निकाल सकते हो। इस तरह से लिक्विडिटी इसकी बहुत स्ट्रांग होती है। इसके बाद में हमें जो देखते हैं तो थिंग्स टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग, कि आपको जो है कोई भी निवेश हो उसको नीड बेस होना चाहिए। निवेश कभी भी नीड बेस होना चाहिए कि आपकी नीड क्या है, मतलब आपका गोल सेट होना चाहिए कि भाई हम आने वाले टाइम में क्या गोल है हमारे। जैसे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं और मिड टर्म गोल होते हैं। तो उस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गोल जानना बहुत जरूरी है। गोल को हमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमारे जो आने वाले टाइम में क्या क्या गोल लगे होंगे, उसके लिए क्या फंड लगेगा। गोल का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हमको अगर कार खरीदनी है, या आने वाले टाइम में हमको घर खरीदना है, या आने वाले टाइम में हमारा रिटायरमेंट के लिए फंड होगा, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन के लिए फंड होता है, चिल्ड्रन के मैरिज का फंड होता है। ये सब मैनेजमेंट को हम गोल कहते हैं। तो इस तरह से गोल को हमको सेट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट जैसे ही स्टार्ट करते हैं उस तरह से हमको गोल बेस पे भी हमको हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। दूसरा होता है कि रिस्क जैसे अभी एज के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हम रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अपनी एज अगर ज़्यादा हो गई है तो बट नेचुरल है कि हमको लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। तो उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करके हम डेट फंड में भी यूज कर सकते हैं पैसे को, और हम इक्विटी फंड में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और इस तरह से हम एक बैलेंस फंड बना के हम अपने इन्वेस्टमेंट को निवेशित रख सकते हैं। तीसरा जो है उसका परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए। जैसे स्कीम ने पहले क्या परफॉर्मेंस दिया है, उसकी क्या रेशियो रहे, उसने क्या रिटर्न दिया है, उसका एवरेज रिटर्न क्या रहा है, उसका बीटा क्या रहा है, उसका अल्फा क्या रहा है। ये सब जो है, ये सब फंड मैनेजर उसको डिसाइड करता है और फिर आपको उसका बेनिफिट मिलता है एक एडवाइजर के थ्रू। तो एडवाइजर होना बहुत ज़रूरी है। तो एडवाइजर होता है तो आपको डिसाइड आपके फंड को किस तरह से करना है, आपके गोल को कैसे सेट करना है, उस गोल को पाने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना एसआईपी करना पड़ेगा, कितना लमसम करना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड होता है। जैसे मैंने बताया गोल, तो गोल जैसे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में एक गोल है जो बहुत ही जरूरी है, जिसे कहते हैं हम इमरजेंसी फंड। आज हमारी नौकरी चल रही है या हमारा दुकान चल रहा है, कल के दिन को समझो कि कोई मंदी आ गई, दुकान धंधा थोड़ा सा कम हो गया, या कोई कारण से हमारी नौकरी चली गई, या हमने कोई नौकरी चेंज कर ली, या हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो उस टाइम पे हमारे पास इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि आज का आपका जो महीने का खर्चा है, जो ग्रोसरी का, स्कूल का, मेडिकल का, जो भी बच्चों का, वो सब मिला के जो खर्चा है, उस खर्चे का 6 गुना कम से कम जो है फंड, वो आपको एक बार कहीं ना कहीं इस तरह से फंड को बना के रखना चाहिए, ताकि वो कभी भी इमरजेंसी में आपको काम आ सके। ताकि आपका कहीं पे भी ब्रेक लग गया है इनकम में, जैसे एक्टिव इनकम में आपका ब्रेक लग गया, तो उसमें आपको ये फंड जो काम आ सके। और दूसरा जो है मिड टर्म गोल है, जैसे कार परचेज करना है, होम का रिनोवेशन करना है, इस तरह से है। इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म गोल जो है, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण गोल है जो रिटायरमेंट का गोल है। रिटायरमेंट का फंड आपको बनाना बहुत ज़रूरी हो गया आज की तारीख में। जैसे हम जिस लाइफ स्टाइल में हम जी रहे हैं, उस लाइफ स्टाइल में हमको आगे भी कंटिन्यू करना है। आज हम लाइफ स्टाइल हमारी डिसाइड करते हैं हमारे एक्टिव इनकम के हिसाब से। आज हम समझो कि महीने का ₹1,00,000 कमा रहे थे, ₹1,00,000 के हिसाब से हम अपनी लग्जरी सेट कर लेते हैं कि हमको इतना खर्चा इसमें करना है, इतना खर्चा इसमें करना है, इतना सेविंग करना है। बट आने वाले टाइम में एक्टिव इनकम जब हमारी बंद हो जाएगी, तो एक्टिव इनकम बंद होने के बाद में हमारे पास पैसिव इनकम का जो सोर्स होना चाहिए वो रिटायरमेंट फंड से बन सकता है। क्योंकि रिटायरमेंट फंड आप जितना बनाओगे, उस रिटायरमेंट फंड को आप जब SWP करोगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल दोगे पैसा, तो आपको हर महीने वो जो पैसा जो आना चालू हो जाएगा, जिसमें आपका एक्टिव इनकम बंद होने के बाद में आपको पैसिव इनकम मिलनी चालू हो जाएगी, जिससे आप आपकी लाइफ स्टाइल को जैसे आज जी रहे थे वैसे उस रिटायरमेंट एज में भी आप उसको जी सको। इस तरह से हमको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। तो गोल सेट करने में जैसे मैंने बताया, इमरजेंसी फंड हो गया आपका, शॉर्ट टर्म गोल हो गया,
वैसे वैकेशन में कहीं तो जाना, बाहर घूमने जाना, या कोई छोटा मोटा गैजेट जैसे ले लिया, कोई आपका लैपटॉप ले लिया, या मोबाइल ख़राब हो गया तो मोबाइल आपको चेंज करना तो मोबाइल ले लिया। हम क्या होता है कि छोटे मोटे भी चीज़ें होती है तो फट से हम क्या होते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, उसको लोन में कन्वर्ट कर देते, जिसमें हम 24 से 30% ब्याज भरते हैं। तो ये बचाने के लिए हमारे पास में अगर फंड रहता है तो उस फंड को हम लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी करके भी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और उसके अंदर हम अपना जो भी शॉर्ट टर्म का गोल होता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मिड टर्म गोल जैसे कार परचेज करना, तो उसके लिए हम प्लानिंग करके उसका डाउन पेमेंट के लिए हम फंड इसमें से निकाल सकते हैं और अपना एक सपना पूरा कर सकते हैं, ताकि हमारा जो बर्डन है एक्टिव इनकम पे न पड़े, और हम हमारा स्मूथली जो है महीने का खर्चा निकालने के बाद में, सेविंग करने के बाद हम अपने अच्छे से चला सके। तीसरा जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसमें रिटायरमेंट, मैंने जैसे बताया पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट गोल। उसके अलावा चाइल्ड का एजुकेशन आता है, जैसे आप रिटायरमेंट के एज पे जाता हो तभी उसका एजुकेशन का भी पैसा आता है। अगर उसको बाहर अब्रॉड भेजना है एजुकेशन के लिए तो फीस वगैरह के लिए भी काफ़ी पैसे लगते हैं, तो वो फंड भी हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। और एक लो गोल तो रिटायरमेंट फंड में हम जो डिसाइड कर सकते हैं, चाइल्ड का एजुकेशन हो गया, चाइल्ड का मैरिज हो गया, तो इस तरह से हम उसको एक फंड, बड़ा फंड हम जब खड़ा करते हैं तो उसको हम SWP करके उसको कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। एक तो है SIP, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि हम जिस स्कीम को चूज करते हैं उस स्कीम में हर महीने उस तारीख को हमारे पैसे कट जाते हैं बैंक से, और उसमें उसके यूनिट में कन्वर्ट होकर हमको उसका यूनिट हमको मिल जाता है कि भाई ये आपका 5,000 का अगर आपने SIP किया तो 5,000 का आपके इतने यूनिट हो गए, इतने यूनिट आपके अकाउंट में जमा हो गए। और उसके बाद में जैसे लमसम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अच्छा NFO आ गया या वो मार्केट डाउन हो गया और आपके पास में पैसा है, तो SIP जो है आप 100 रुपये से लगाकर 500 रुपये मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हो, और लमसम जो है वो आपको मिनिमम 5,000 से स्टार्ट होता है। तो अब जैसे अगर कोई फंड आपका जमा हो गया है, कोई इंसेंटिव आ गया कहीं से कोई छोटा बड़ा फंड आ गया आपके पास, तो उस फंड को आप NFO में इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग फंड में, या आप मार्केट अगर डाउन है तो उसी स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिस स्कीम से आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से अपना पैसा ग्रो हो सकता है। तो लमसम के बाद में तीसरा जो आता है SWP प्लान, एक्चुअली विड्रॉल प्लान है, बट वो भी SWP में कैसे होता है कि अगर फंड आपके पास 1 करोड़ का जमा हो गया और आपका रिटायरमेंट एज के टाइम पे आपको महीने का 50,000 रुपया चाहिए, तो आप 1 करोड़ के फंड को SWP करते हो तो आपको महीने का समझो 6 से 8% आप ईयरली 6 से 8% आप उसका विड्रॉल कर सकते हो। सेट करने के बाद में विड्रॉल आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पे। जैसे अगर आपकी एक्टिव इनकम चालू है, रिटायरमेंट के बाद भी आपने कहीं पे जॉब वगैरह कुछ कर रहे हो, या कहीं और से इनकम आपकी आ रही है, जैसे कोई रेंट पे दिया हुआ कोई प्रॉपर्टी है उसका रेंट आ रहा है, या फिर कोई और तरह से कोई रॉयल्टी वगैरह आ रही है आपको किसी बुक वगैरह लिखने के हिसाब से, इस तरह से कोई भी अगर पैसिव इनकम आपकी आ रही है तो आप SWP मत करो, उस फंड को ऐसे ही ग्रो होने दो, क्योंकि SWP में आपको विड्रॉल मिलने के साथ साथ आपका फंड ग्रो भी होता है। तो 1 करोड़ में से आपने अगर 50,000 रुपया लिया है तो बाकी का जो पैसा वो आपका ग्रो करते रहेगा। तो इस तरह से SWP आपको आपकी लग्जरी भी मेंटेन कर लेती है, आपके खर्चे को भी आप आराम से कर सकते हो, प्लस आपका जो पैसा है उसको कैपिटल गेन में मिलने के बाद में आपको 10 साल के बाद में उसका फंड जो है, अगर 1 करोड़ का फंड है तो ऑटोमेटिकली कम से कम 2 से 2.25 गुना बढ़ जाता है। मतलब 1 करोड़ जो आपका 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक आराम से बन जाता है, जिस तरह से मार्केट चलता है। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP, लमसम और WP के थ्रू। तो जैसे मैंने इस वीडियो में बताना चाहा आपको कि प्रोडक्ट जो है म्यूचुअल फंड का, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहने से काफ़ी बेनिफिटेड रहता है, और हम इसका यूज जो है अलग अलग स्टेज पे अलग अलग अपने फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड का एजुकेशन आ गया, चाइल्ड का मैरिज आ गया, इसके अलावा कोई छोटी मोटी बीमारी भी आ गई तो हम उसको हमारे फंड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी आपको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी मिलता है। तो NJ जो है, मैं जिससे जुड़ा हूँ, जैसे NJ का मैं पार्टनर हूँ, तो NJ से भी आपको सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम रहता है। उसमें कोई आपको कोई सिविल स्कोर वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपका फंड आपके 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है, जिससे आप आपका गोल पूरा कर सकते हो। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर आपका कोई छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए आपको कहीं भी लोन पे या EMI पे लेने की जरूरत नहीं, आपका ये फंड आपके काम आ सकता है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के अधीन हैं। निवेश करने से पहले सभी योजना संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।